फर्स्ट क्वेश्चन है half the difference of two numbers, half the difference of two numbers is 2. देख लिया? half the difference of two numbers is 2. तो जब क्वेश्चन लिख रहे हो ना तो समझते भी चलो पैरेलली. The sum of greater number, the sum of greater number and twice the smaller number, and twice the smaller number is 13. Is 13. Yes, 1 3. Find the numbers. Find the numbers. तो ये क्वेश्चन सबने नोट डाउन कर लिया? हाँ, तो पहली लाइन क्या बोलती है इस क्वेश्चन की? हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2. इस लाइन का मतलब क्या है हिंदी में, सिंपल लैंग्वेज में क्या है? हाफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 2. क्या मतलब हुआ इसका? उनके डिफरेंस का हाफ जो है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. तो पहले नंबर को अगर मैं x और दूसरे को अगर y ले रहा हूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस y, ये दोनों का डिफरेंस और उसका हाफ मतलब अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 2. क्या ये सकते? अभिनव अलर्ट रहना एकदम. ये समझ में आया? हाँ, लिख लिया ये? तो क्या बोलूंगा तब लिखेगा? सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखा है? द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13. क्या मतलब हुआ इसका? x प्लस 2y, x प्लस 2y. द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज, कितना लिखा है? इज 13. तो दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? 13. क्या ये क्लियर? अभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. चलो जल्दी सॉल्व करो, जिससे नहीं बनेगा पूछो मुझसे. मनाही अभी भी नहीं होगा. इसके बाद ये 2 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. क्या ये कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1. फिर उसके बाद दूसरा इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 13. कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 2. अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकालना है. तो हम कैसे सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को? सब्सट्रैक्ट करके. सब्सट्रैक्ट जब हम करते हैं इक्वेशंस को तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल जाते हैं. तो ये x और माइनस x कट जाएगा. ये माइनस y और माइनस 2y ये कितना बन जाएगा? माइनस 3y. और ये 4 और माइनस 13 कितना होगा डिफरेंस? कितना होगा मनाही? 4 माइनस 13 माइनस 9. अब कई बच्चे इसको 9 लिख देते हैं, वो गलत है. तो माइनस 9 बाय माइनस 3, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 3. ओके, y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो. मान लो मैं यहां पर डाल रहा हूं तो x माइनस 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 13. तो x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 13. तो x की वैल्यू 13 माइनस 6 कितना आएगा? 7. तो ये जो दूसरा नंबर है वो आ गया 7. क्या ये सबको क्लियर हो गया? डाउट क्लियर? हटा दो इस क्वेश्चन को मैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो. स्पीड बढ़ाओ सारे बच्चे, मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा, बहुत सारे डाउट्स है क्योंकि. इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1. A fraction reduces to 1. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1. Full stop. It becomes 1 by 2. It becomes 1 by 2.
if we only add 1 to the denominator, if we add only 1 to the denominator, full stop, what is the fraction? What is the fraction? नोट कर लिया सबने? ओके तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए पहले आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x और y अज्यूम करना पड़ेगा. ओके तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x. तो न्यूमरेटर को हमने अज्यूम कर लिया x है और डिनोमिनेटर को हमने अज्यूम कर लिया y है. तो फ्रैक्शन क्या होगा? तो फ्रैक्शन हो जाएगा x बाय y. ये होगा फ्रैक्शन x अपॉन y. फ्रैक्शन x अपॉन y विल बी द फ्रैक्शन. ठीक है. अब जो पहली स्टेटमेंट लिखी है अकॉर्डिंग टू दैट, क्या लिखी है पहली स्टेटमेंट? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन विल बिकम 1. हाँ तो सिद्धि समझाएगी कि कैसे लिखेंगे इसको, इक्वेशन कैसे बनाएंगे इसकी. न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे और ये फ्रैक्शन 1 बन जाएगा. तो बताओ क्या किया जाए इसके साथ? x प्लस, जल्दी बोलो. हाँ अपॉन दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 1. क्या ये समझ में आ गया सबको? फर्स्ट इक्वेशन बनी. अब ये इक्वेशन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा y माइनस 1. क्यों y माइनस 1? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर मिलेगा. अब एक काम करो, ये y को इधर भेजो और ये प्लस 1 को उधर भेजो. तो लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा? ये x माइनस वाई. राइट साइड में क्या हो जाएगा? माइनस 1 और माइनस 1. तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी मिल गई? -2 मिल गई. और ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 1. क्या ये हो गया? आ गया? क्या आ रहा है? 3/5. ठीक है, कंटिन्यू सॉल्व करो और क्वेश्चन निकाल के हटा दो इसको. फिर मैं ये वाला फर्स्ट वाला हो गया. सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी उसके लिए पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन. सेकेंड इक्वेशन के लिए लिखा है इट बिकम्स 1/2. कब बनेगा 1/2? क्या है क्वेश्चन का स्टेटमेंट? किसमें? नहीं, फ्रैक्शन में. कहां पर ऐड होगा? तो श्रेया ये तुम्हारी जिम्मेदारी ना, पढ़ के बताना. हाँ बताओ क्या होगा इक्वेशन? जब डिनोमिनेटर में 1 ऐड होगा तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2. अभी फ्रैक्शन ये था. ठीक है. x अपॉन y प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1/2. तो टेस्ट के क्वेश्चन में एनसीईआरटी से दिया हूं, जो मेरी वाली बुक है उसमें से दिया हूं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें से दिया हूं. हाँ बहुत टाइम लेके बनाया हूं क्वेश्चन पेपर को. हाँ दिया हूं, पिछले साल के पेपर से दिया. हाँ मैं तो बताया ना, अच्छा डिफिकल्ट पेपर दिया हूं. स्टैंडर्ड से बेहतर नहीं है लेकिन टाइम टेकिंग है. अगर तुम स्पीडली सॉल्व नहीं करोगे तो टाइम में नहीं बनेगा, और मैं 50 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं दूंगा. ठीक है, क्योंकि स्पीड पे वर्क करना है. तुम लोग बहुत स्लो करते हो सॉल्व. चलो जल्दी आगे करो इसको सॉल्व. स्टार्ट. क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इधर, तो क्या बन जाएगा? ये 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1. ये y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1. और ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2. ओके वो अभिनव लाया था ना बुक, एक दिया था देखो, इसको पास कर देना. अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है. तो कैसे क्या करना पड़ेगा श्रेया इसको, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? सब्सट्रैक्ट. जल्दी जल्दी करो. अक्षांश जाग रहा है ना?
तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, यहां से 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा x, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी। यहां पर राइट हैंड साइड में 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, x की नहीं आ गई, y की वैल्यू क्या आ रही है 5, -5 की 5 आएगी क्या, +5 आएगी। x की वैल्यू 3 यहां पर डाल दो तो 2 × 3 - y = 1, तो 6 - y = 1, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 6 - 1 = y, यू विल गेट y = 5। सो फ्रैक्शन क्या है यहां पर 3/5, करेक्ट बन गया सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यू ऑफ k, for which value of k the following pair of linear equation have no solution, the following pair of linear equation have no solution, और इक्वेशन है 3x + y = 1, और फिर नेक्स्ट है 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। फॉर विच वैल्यू ऑफ k दिस पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ अब जल्दी सॉल्व करो, जो सबसे लास्ट में सॉल्व करेगा ना वो खड़े रहेगा पूरी क्लास पर। ठीक है स्टार्ट करो, और जिससे नहीं बनता ना मुझसे पूछ सकता है। हाँ कैसे बनाना है तो इसके लिए हिंट दे देता हूं। नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। बना ही क्लियर, और हिंट चाहिए। a1 क्या होता है, a1 होता है ये वाला टर्म x का कोफिशिएंट, a2 हो गया ये वाला टर्म, b1 यहां पर x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट कितना है 1, तो b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू ये, c1 की वैल्यू 1, c2 की वैल्यू ये। समझ में आ गया। चलो जल्दी, मेरे ख्याल से तना ही फंसेगा। ठीक है स्टार्ट करते, हो गया सॉल्व। ओके और किसका हो गया, हाँ ठीक है, और किसका डाउट था, श्रेया का डाउट था। जो सबसे लास्ट में सॉल्व करेगा वो खड़े रहेगा पूरी क्लास भर, ये पनिशमेंट है इस क्वेश्चन के लिए। आ गया, फिर उसके बाद ये दोनों इक्वेशन को लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, समझा क्या। क्या आ रहा है वैसे k का वैल्यू, -1 और 1/k-1, और फिर उसके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई गलत किया भाई, k-1 इधर जाएगा तो 3 × k-1 होगा, तो दोनों तरफ 2k-1 क्यों लिख दे रहा है, कैलकुलेशन एरर। तो ये दोनों को बस लेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये 3k-3 ठीक है, इसको मत ले। ठीक है ये कितना हो जाएगा 2k-1। अब सॉल्व करके इन दोनों को k की वैल्यू निकाल। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, कितने बच्चों का बन गया ये क्वेश्चन। ओके गलत बना ना तेरा तो, और सिद्धि नहीं बना, देख लो इधर जल्दी से। a1/a2 तो 3/2k-1, b1/b2 मतलब कितना आ जाएगा 1/k-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये टर्म इधर जाएगी, ये टर्म इधर जाएगी, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 3 × k-1, राइट साइड में हो जाएगा 2k-1। समझ में आएगा, ये ब्रैकेट को लेगा तो 3k-3, राइट साइड में हो जाएगा 2k-1। समझ में आया, ये 2k को इधर भेजो, -3 को उधर भेजो, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा 3k - 2k, राइट साइड में क्या हो जाएगा -1 + 3, तो ये कितना हो जाएगा k दैट इज इक्वल्स टू 2, तो आंसर आएगा k = 2। आ गया सबका, किसका नहीं आया है।
क्या हुआ, जल्दी बना? नहीं वो सब ठीक है, ये यहां तक सही है, ये y नहीं आएगा, ठीक है 1 आएगा। हटा दो क्या ये क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 वो कौन सा वाला है? बेडरूम किचन वाला। ओके, जस्ट सेकेंड, एक और क्वेश्चन मैं डाउट वाला लिया, उसको बता देता हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बना ही, तुम्हारा डाउट खत्म हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर क्वेश्चन नोट करना। क्वेश्चन लिखा है, Jamila sold a table and a chair for rupees 1050. Jamila sold a table and a chair, for rupees 1050. तो एक टेबल और एक चेयर इतने रुपीस में सेल किया है। दिमाग में क्वेश्चन आ गया? ये आगे लिखा है, thereby making a profit of 10% on table and 25% on chair. Profit of 10% on table, 25% on chair. 10% on table and 25% on chair. ये चीज भी दिमाग में घुस गई। 10% टेबल पे और 25% चेयर पे प्रॉफिट हो रहा है उसको, इस रेट पे सेल करने पे। आगे लिखा है, if she had taken a profit of 25%, if she had taken a profit of 25%, if she had taken a profit of 25% on the table and 10% on the chair, she would have got rupees 1065. Find the cost price of each. Find the cost price of each. तो ये चीज अच्छा किया जो ये डाउट पूछा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम अलग अलग वैरायटी के होते हैं, कोई एज वाला, कोई नंबर वाला, कोई डिजिट वाला, ये वाले प्रॉब्लम छूट जाते हैं कई बार। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला भी पिछली क्लास में करवाया था ना हमने, तुम ऑनलाइन थी, मतलब नहीं थी, ठीक है। हाँ, इधर पे ध्यान देना, ये कॉस्ट प्राइस वाला, सेलिंग प्राइस वाला, प्रॉफिट वाला क्वेश्चन आ सकता है, कम आया है लेकिन आ सकता है, तो समझना अच्छे से। हाँ, दोनों में, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपको लास्ट लाइन में क्या लिखा है क्वेश्चन की? दोनों की कॉस्ट प्राइस, टेबल और चेयर की। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, लेट द सीपी ऑफ चेयर बी X and for table be Y. CP मतलब कॉस्ट प्राइस, तो हमने चेयर की कॉस्ट प्राइस को X और टेबल की कॉस्ट प्राइस को Y ले लिया। क्या ये क्लियर है? अब फर्स्ट सिचुएशन में जब उसने इतने रुपए में सेल किया था 1050, उस समय उसको चेयर में कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा था? 25%। और टेबल में कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा था? 10%। ये क्लियर हो गया? तो अगर मान लो आप X रुपीस में चेयर को खरीद रहे हो और उसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट बना रहे हो? 25%। तो इसका मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? X प्लस X इंटू 25/100। ये समझ में आया मैंने ऐसा क्यों किया? ये उसका कॉस्ट प्राइस है और ये उसका जो प्रॉफिट है 25% का, वो उसमें उसने मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। प्लस उसी तरीके से टेबल उसने Y रुपीस में खरीदा और उसमें 10% का प्रॉफिट बनाया, तो मतलब कितना हो जाएगा? Y प्लस Y इंटू 10/100, इंटू 10/100 मतलब उसका 10%, ये उसका प्रॉफिट हो गया। और टोटल मिला के ये जो उसका सेलिंग प्राइस निकला वो कितना निकला? 1050। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? हाँ, पूछो।
इनटू कहां पर कर रहे हैं, यहां पर कर रहे हैं ना हम, y में। जैसे अगर मान ले तू कोई चीज 100 रुपए की खरीदता है, उसमें तू 10% प्रॉफिट बनाता है, तो 100 रुपए का 10% कितना होता है, 10 रुपए। कैसे निकाला तूने, वो ऐसे ही होता है। चल अगर मान ले 50 रुपए का 10% निकालना है, तो कैसे निकालेगा 50 रुपए का 10%, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देगा, 10/100 से। वैसे ही अगर मुझे y रुपीस का 10% निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, y इंटू 10/100। समझ में आई ये चीज, तो वही चीज मैंने यहां पर की है। तो ये सबको क्लियर। हाँ जस्ट अ सेकेंड, मैं उस पर आ रहा हूं। तो पहला स्टेप मैं क्या करूंगा पता है, इसको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ये x प्लस 25x/100 ऐसा हो गया। ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, y प्लस 10y/100 दैट इज इक्वल्स टू 1050। यहां तक ओके है सबको। अब मैं एलसीएम ले लेता हूं, पूरे में डायरेक्टली 100 ले लेता हूं एलसीएम। तो एलसीएम सबका आ गया 100। तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 100x। ये कितना हो जाएगा, 125x। नहीं ये 125 क्यों होगा, 25x ही रहेगा ना ये। प्लस ये कितना हो जाएगा, 100y। प्लस ये कितना हो जाएगा, 10y। दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1050। क्या ये समझ में आ गया सबको। अब हम 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं उस तरफ। तो इस तरफ 100 जब मल्टीप्लाई होगा तो 1050 और 2 जीरो आ जाएगा 100 से मल्टीप्लीकेशन होने के कारण। यहां तक क्लियर। और लेफ्ट हैंड साइड में ये x वाली टर्म्स ऐड होके बन जाएगी 125x, और y वाली टर्म्स ऐड होके बन जाएगी 110y। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया। स्टिल हमें काफी बड़े नंबर मिल रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकलेगा, 5। तो 5 अगर मैं 125 से कॉमन निकालता हूं, तो यहां पर बच जाएगा 25x, क्योंकि 25 5 जा होता है 125। और 5 अगर मैं यहां से कॉमन निकालता हूं, तो क्या बच जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, मतलब 22y। दैट इज इक्वल्स टू 105000। अब इसके बाद ये 5 को अपॉन में भेज देते हैं, ताकि हमें एक छोटी इक्वेशन मिले। तो ये आ जाएगा 25x प्लस 22y इज इक्वल्स टू 105000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5। ओके, यहां तक क्लियर सबको। अब 5 से डिवाइड करते, तो बताओ क्या आएगा, 5 2 जा 10, फिर आ जाएगा 0, फिर 5 1 जा, एक मिनट ना, 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी सारे जीरोस आ जाएंगे ना, 1 2 3। तो ये आ जाएगा 21000। एक बार चेक करो आया क्या सबका। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या मिल गई यहां पर आपको, 25x प्लस 22y इक्वल्स टू 21000। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक हो गया सबका। अब सेकेंड इक्वेशन तुम लोग खुद से बनाओगे। सेकेंड इक्वेशन, उसके लिए अभी क्वेश्चन का सेकेंड वाला लाइन यूज करना पड़ेगा। तो शौर्य बता, सेकेंड वाली लाइन में क्या लिखा है। अब चेंज हो रहा है प्रॉफिट उसका, 25% उसको किस में मिल रहा है, टेबल में, और 10% उसको किस में मिल रहा है, शेयर में। मतलब ये वाला जो हम 25/100 लिखे थे, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 10/100। और यहाँ पर जो 10/100 था, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 25/100। समझ में आया सबको ये। चलो फटाफट सॉल्व करके चाहिए मुझे ये जल्दी।
ये गलत कर रहे हो क्या? ये माइनस टू तो एक्स ही रहेगा। एक्स तुमने चेयर लिया ना, तो चेयर पे 10%, यहाँ तक सही था, फिर उसको वाई से क्यों बदल दिया? समझ में? ठीक करो उसको। किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो पूछना। जीवन समझ में आ रहा है? आ गया सेकंड इक्वेशन? हाँ, और किसी ने पूछा था क्या कुछ डाउट्स? वाला 7th वाला। हम्म तो मैं सॉल्व कर रही थी तो वो x और y के टर्म्स में आ रहा था, x into y। सब ये एक्चुअली ना क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। सम ऑफ द अपना जगह इसमें 8 है ना, तो एक नंबर x हो जाएगा, दूसरा नंबर 8 माइनस x हो जाएगा। दिखाओ मैं बताता हूँ। ये वाला x प्लस वाई, जैसे पहला नंबर x लोगे तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 8 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ना 8 माइनस एक्स रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना। हाँ हाँ अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सेकेंड वाले आ गई, क्या रही है ये? 22x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 21300। क्या ये आया सभी का? और इसे अब हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। हाँ, नहीं वो गलत आ रहा है, तुम दोनों गलती कर रहे हो। मैं बता रहा हूं क्या गलती कर रहे हो। जिन जिन बच्चों का ये दो इक्वेशन आ गया, वो उसके बाद इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं? शॉर्टकट तरीका, सब्सट्रैक्ट करो, जिससे दो नई इक्वेशन बनेगी। ऐसे वाले क्वेश्चन हमने किए पहले, याद है कि नहीं, जिसमें ये कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते। और जिनकी ये इक्वेशन नहीं आ रही, मैं उनके डाउट्स क्लियर कर देता हूं। ये कहां से सेकंड यहां से स्टार्ट किया गया, तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही नहीं, ये गलत है ना। सेकंड सिचुएशन में बोल रहा है कि उसको चेयर पे कितने का प्रॉफिट होगा, 10% का। देखो तुम हाथ हटाओ एक मिनट। देखो ये ना तुमने उल्टा देखा, 25% ऑन चेयर। इट ऑल इफ शी had taken a profit of 25% on table, तो टेबल को तुमने क्या लिया, y, तो 25% मतलब 25 अपॉन 100 y के साथ आएगा। समझ में आएगी नहीं? और यहाँ पर आएगा। हाँ हाँ बोलो। सर इक्वेशन 2 में 21200 आ रहा है। ये वाले में इक्वेशन 21300 आ रहा है कि 212 आ रहा है? 213 आ रहा है, उसको एक बार चेक करना। एक्चुअली वो इक्वेशन जो बनेगी ना, 5 कॉमन निकलने के बाद 22x प्लस 25y इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 106500, ऐसा आएगा। फिर 106500 को डिवाइड करोगे 5 से, तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और ऐसे 2 0 आएगा। ठीक है प्रांशु, एक बार चेक करना। हाँ देखो, तुम भी वही गलती कर रही हो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर उसको टेबल पे 25% का प्रॉफिट होता है, तो टेबल का y, तो y में 25% होगा, मतलब वो कितना आ जाएगा, y प्लस वाई अपॉन 100। समझ में आ रहा है ये चीज? यहाँ पर नहीं, तुमने अलग गलती की है। तुमने ये x और y को क्यों बदल दिया? यहाँ पर x आएगा ना, x शेयर है, शेयर में 25% का प्रॉफिट होगा। y टेबल है, तो टेबल में 10% का प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये दोनों चीज तुमने x और y गलत ले लिया इसलिए। हाँ
बाकी सबका ये आया क्या? एक बार देखो इक्वेशंस। ओके ओके, एक बार इधर ध्यान देना, ये दोनों इक्वेशंस आने के बाद दोनों को क्या करोगे? ऐड करोगे। हाँ, नहीं है इसके बाद समझ में? इसके बाद दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ऐड करने पे कितना आ जाएगा? ये 47x प्लस 47y, राइट हैंड साइड पे एडिशन कितना आ जाएगा? 42300। ओके, यहां से 47 निकलेगा कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 42300। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 42300 डिवाइडेड बाय 47। ये 47 से कटेगा 9 टाइम्स में, तो 47 1 47 9 तो ये x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900। और ये बना इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों को करो सब्सट्रैक्ट, तो मिलेगा इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 को सॉल्व करो, यू विल गेट x एंड y, जो कॉस्ट प्राइस है। हाँ, कुछ पूछ रहे क्या कोई ऑनलाइन में? वैभवी व्हाट्सएप किया है? ओके ठीक है, मैं चेक करता हूँ। कौन सा क्वेश्चन? ओके, ये हटा दो फिर मैं इसको। सेकंड, इसके बाद इक्वेशन नंबर 4 क्या आ रहा है एक बार बताना तो। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -100, यही आ रहा है? चलेगा वो भी, ठीक है। तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -100, x प्लस वाई इज इक्वल टू 900। दोनों के एडिशन पे ये हो जाएगा 2x और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 800। विल गेट x इज इक्वल टू 400। x की वैल्यू 400 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। सो चेयर की कॉस्ट प्राइस 400 रुपए और टेबल की कॉस्ट प्राइस 500 रुपए। समझ गए कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन? आगे जाके बड़े होके टेबल चेयर बेचोगे तो काम आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन है, Amit is planning to buy a house and the layout is given below. एक्चुअली केस स्टडी वाला क्वेश्चन है और ये मेरी बुक वाला ही क्वेश्चन है, तो आप उससे डायरेक्टली देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39 है। हालांकि मैं काफी चीजें बता दूंगा बट वो लेआउट डिजाइन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आगे जाके अगर ये बनाना पड़ा तो। ठीक है, इधर देख लो। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर नहीं अभी ओपन कर पा रहे तो सुन लो जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। Amit is planning to buy a house and the layout is given below. The design and the measurement has been made such that the areas of 2 bedrooms and kitchens taken together is 95 square meter. और यहां पर ये डायमेंशंस गिवन है, ये है 5 मीटर, ये है 2 मीटर, ये भी है 5 मीटर, और यहां पर ये वाला मेजरमेंट है x मीटर, ये वाला मेजरमेंट है 2 मीटर, फिर अगला मेजरमेंट है y मीटर, और यहां पर बेडरूम 1 है, और यहां पर बाथरूम है, और ये है किचन, और ये है बेडरूम 2, और ये पूरा है लिविंग रूम, और यहां से यहां तक की टोटल लेंथ आपको गिवन है 15 मीटर। ठीक है, ये लेआउट क्लियर सबको? अब जो मैंने क्वेश्चन रीड किया ना उसका पहला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला नहीं लास्ट वाला लाइन लिखा है, द डिजाइन एंड मेजरमेंट हैज बीन मेड सच दैट द एरियाज ऑफ 2 बेडरूम, एरियाज ऑफ 2 बेडरूम मतलब ये वाला एरिया, तो भाई ये वाला एरिया कितना होगा इसको देख के बताओ। ये वाला एरिया हो जाएगा 5x। समझ में आया कि नहीं एरिया कैसे निकला? L into B। और दूसरा वाला बेडरूम का एरिया कितना होगा? ये भी कितना हो जाएगा? 5x। हाँ, ये भी सेम दिया हुआ है ना, तो ये वाला भी हो जाएगा 5x। तो 5x प्लस 5x, एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन, किचन का एरिया कितना होगा बताओ? किचन का एरिया होगा 5y, ये y और ये वाला 5 है,
तो प्लस 5y। एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन इज इक्वल टू 95 स्क्वायर मीटर, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 95। क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है। अब इसके बाद ये 5x प्लस 5x कितना हो जाएगा 10x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 95। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, 5 कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 95। सो 2x प्लस y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 95 बाय 5। 5 से कटेगा 5 1 जा 5 5 9 जा 45। सो फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 19। इक्वेशन नंबर 1। क्या ये सबको समझ में आ गया? आया कि नहीं आया ये? अब इसके बाद क्वेश्चन में और कुछ गिवन है क्या? और कुछ गिवन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक और इक्वेशन तो चाहिए ताकि हम दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल सके। तो दूसरी इक्वेशन कहां से निकालोगे? नहीं, हाँ, अब ये क्या बोल रहा है, ये जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ कितनी होगी? इस टोटल लेंथ के बराबर होगी। तो ये टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी? x प्लस 2 प्लस y दैट इज इक्वल्स टू ये वाली लेंथ कितनी गिवन है 15। समझ में आएगी नहीं सबको ये? तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या ये सबको क्लियर? अब सॉल्व करके x और y निकालना है तो दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट करने जाओगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। 2x माइनस x मतलब कितना हो जाएगा x, 19 माइनस 13 मतलब कितना हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू को रखो यहां पर, सो विल गेट y। तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो पढ़ लेते। तो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में लिखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड में बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। आउटर बाउंड्री मतलब यही सब बोल रहा है, आउटर बाउंड्री। ये 15 है, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12, 15 12 15 एंड अगेन कितना हो जाएगा 12। फिर लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द ईच बेडरूम। हर एक बेडरूम का एरिया निकालना है। तो ये वाले बेडरूम का एरिया कितना हो जाएगा, ये 5 और x की वैल्यू कितनी आई है 6। 6 5 का मतलब कितना हो जाएगा 30। समझ में आया कि नहीं? फिर क्या लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द लिविंग रूम इन द लेआउट। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, लिविंग रूम का एरिया निकालना है। लिविंग रूम का एरिया निकालने के लिए हाँ ये कर सकते हो, पूरे में से इसको माइनस करो, लेकिन वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो लिविंग रूम में ना 2 पार्ट है, एक तो ये वाला पार्ट है, इधर पे देख लो, एक तो लिविंग रूम का ये वाला पार्ट है। इस पार्ट का अगर आपको एरिया निकालना है तो इस पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये कितना हो गया 7, और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, तो y हमने कितना निकाला है 7, तो 7 प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा 9। समझ में आ रहा है? तो ये वाले पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा 7 9 जा 63। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और फिर दूसरा ये वाला पार्ट हो गया, तो इसका एरिया कितना होगा 2, और ये वाली लेंथ कितनी है 6, तो 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, तो 63 प्लस 12 मतलब कितना आ जाएगा 75। समझ में आया ना सबको कैसे निकाला ये? ओके सबको क्लियर? हटा दूं फिर मैं? ये वाला क्वेश्चन ना अच्छा है पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन तुम लोगों के काम आएगा जिंदगी में। ठीक है, ये कई जगह पे यूज हो सकता है ना भाई इस टाइप का कंसेप्ट। ये डिजाइन जो बना रहे हैं, एक्चुअल में कभी आप खुद का घर भी बनाने के लिए कोई डिजाइन सोचोगे तो यूज होगा। और ये सेम टाइप का लेआउट मैंने ये पूरा कोचिंग का डिजाइन बनाने के लिए भी किया है। ये जो तुम पूरा देख रहे हो जो पार्टीशन हुआ है, पहले ये हॉल था, पूरा डिजाइन मैंने खुद बनाया है कि कहां से कौन सा जाएगा, क्योंकि आसान नहीं है, ऐसी देखने पे लगता है, लेकिन कहां पर फैन का डिवीजन होगा, कहां पर लाइट का डिवीजन होगा, ये पूरा मेजरमेंट और लेआउट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें कॉमन सेंस की है जो आपको सोचना चाहिए। हाँ बताओ और कौन सा क्वेश्चन है? हाँ आजा तू भी यहाँ पर कॉमेडी कर लेना गर्मी छुट्टी में, ठीक है?
कौन सा क्वेश्चन नंबर 6? ओके चलो एक और क्वेश्चन है, सुनना इधर पे ध्यान देना। जस्ट अ सेकेंड, मैं रीड कर लूं पहले। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 14। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 14। सुन लिया सबने? लिख लिया? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 14 and the difference between their squares is 448. Then find the numbers. तो इस टाइप का स्क्वायर वाला जब भी आ जाए ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझ लेना। ठीक है, तो दो नंबर का सम कितना है? 8 है। तो अगर मान लो ऐसा भी ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 माइनस एक्स। समझ में आया? 14 है क्या? हाँ 14 है, मैं 8 लिख रहा हूं। दो नंबर का सम 14 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 माइनस एक्स। अब एक्चुअली क्या होता है, कई क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं ना। लीनियर और क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को तब तक समझ नहीं पाओगे जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे, तो इसलिए मिक्स हो जाता है उसका दोनों का। वैसे ही पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन भी मिक्स होके आ जाता है, एक जैसा है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 448। क्या ये क्लियर? अब y की वैल्यू यहां पर क्या रख देंगे? 14 माइनस एक्स। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 448। क्या ये समझ में आया सबको? आगे हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन इसका। इसमें एक्चुअली अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा है, अभी ना ये लीनियर से बनाना ही नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन में हमको ये मानना चाहिए लेट द फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर विल बी 14 माइनस एक्स, ऐसा लिखना चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का डिफरेंस, स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 448। ऐसा एक्स स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, यहां लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, दैट इज इक्वल्स टू 448। क्या ये क्लियर? सो एक्स स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, तो माइनस 196। ये माइनस के कारण ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 टू सा कितना होता है? 28x, दैट इज इक्वल्स टू 448। क्या ये समझ में आया सबको? फिर ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे, ये वाला टर्म इधर चला जाएगा, तो 28x इज इक्वल्स टू 448 प्लस 196। तो 28x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? ये दोनों का सम 448196 644। हाँ ठीक है, करेक्ट। 4 इसको दे दो और फिर ऐड कर दो 644। ठीक है 644, तो x की वैल्यू आ जाएगी 644 बाय 28। 4 से कटेगा, 4 7 सा 28, और 4 1 सा 4, 4 6 सा 24, 4 1 सा 4। 7 से कटेगा क्या ये? यस, 7 2 सा 14, 7 3 सा 21, तो x की वैल्यू आएगी 23। क्या बात कर रहे हो? वो कम हो जाएगी ना सर। आप शुरू में डिफरेंस बोले थे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया ना, फिर ये एड सम ऑफ टू नंबर्स ले लिया मैंने, सॉरी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14। देखो क्या फर्क पड़ेगा इसमें मैं बता दूं, आंसर यहीं पर से मैं करेक्ट करके बता देता हूं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, तो ये माइनस वाई को इधर भेजो, 14 को इधर भेजो, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 14 इज इक्वल टू वाई। तो यहां पर जो y की वैल्यू है, जो मैंने 14 माइनस एक्स लिखा है, वो कितना हो जाएगा? x माइनस 14 हो जाएगा। तब भी तो सेम आएगा। उधर माइनस जो 23 माइनस 14 होगा।
द डिफरेंस, ये सम आ रहा था तो y की वैल्यू आ गई 14 माइनस एक्स, इधर x माइनस, सेम तो आ रहा है उस केस में भी। हाँ ठीक है ठीक है, आंसर सेम आएगा, सारी चीज सेम आएगी। x की वैल्यू अभी भी 23 आएगी। अब x की वैल्यू को इधर पुट कर दो, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23 माइनस 14, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। ये हो जाएगा, समझ में आएगी नहीं? x की वैल्यू दोनों सिचुएशन में सेम आएगी बट y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो क्वेश्चन करेक्ट कर लेना अकॉर्डिंगली। और बताओ कुछ डाउट्स है तो? नहीं है? एज वाले क्वेश्चन चलो एक बार देख लेते हैं। अच्छा एक सेकेंड ना, वैभवी ने कुछ डाउट भेजा है। हाँ जस्ट अ सेकेंड में ले रहा हूं डाउट। I don't think हाँ हाँ ओके। चुप। सो एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, सुनना ध्यान देना। टू टैंकर्स कंटेन्स, या उसके ऊपर वाला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है पता नहीं। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज, ये तो लीनियर उसका है। इफ टू टैंकर्स कंटेन्स 840 लीटर्स, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन है, नोट करना। टू टैंकर्स कंटेन्स 850 liters and 680 liters of petrol. Two tankers contains 850 liters and 680 liters of petrol. Full stop. Find the maximum capacity 850 liters and 680 liters of petrol. दो टैंकर है, एक टैंकर में 850 लीटर पेट्रोल है और दूसरे टैंकर में 680 लीटर पेट्रोल है। क्या ये चीज डेटा सबने सही लिखा? आगे लिखा है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। कंटेनर लिखा है इसमें। Which can measure the petrol, which can measure the petrol of each tanker in exact number of times, in exact number of times. Actually ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, हाँ रियल नंबर्स का, जो LCM HCF वाला क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? तो अब देखो इस क्वेश्चन में सुन लो। हाँ इस क्वेश्चन में ये दो टैंकर्स में कितने कितने लीटर पेट्रोल है वो दिया हुआ है। आपको एक ऐसे कंटेनर की कैपेसिटी निकालनी है जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में दोनों का वॉल्यूम या जो दोनों की कैपेसिटी उसको मेजर कर सके। तो यहां पर दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल हो जाएगा मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। ये फर्स्ट चैप्टर का इसलिए नहीं बता रहा हूं। HCF निकालना है, नहीं आता क्या? HCF निकालने बता दूं? कल के लिए काम का नहीं है, बाद के लिए काम का है बिल्कुल। HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टर कल के पेपर में नहीं आएगा, आगे बोर्ड्स में आ सकता है। हाँ निकालो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। बताऊं? मैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दिया हूं, आगे बता दूंगा। ठीक है, जब मैं रियल नंबर का रिवीजन कराऊंगा। The zeros of quadratic polynomial are in ratio 2:3. अभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ये शायद पॉलिनोमियल का है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ सकता है। The zeros of a quadratic polynomial are in ratio 2:3. The zeros of a quadratic polynomial are in ratio 2:3 and their sum is 27. And their sum is 27.
Find the product of these zeros. Find the product of these zeros. क्या ये लिख लिया सबने क्वेश्चन? ये अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है क्या? The zeros of a quadratic polynomial are in ratio 2:3 and their sum is 27. Full stop. Find the product of these zeros. Find the product of these zeros. क्या ये सबने लिख लिया? ओके ये कौन बना सकता है? ये वाला क्वेश्चन किससे बन जाएगा? बन जाएगा, गुड, ट्राई करना। ठीक है, जिनसे बन जाएगा वो ट्राई करो, और जिनको हिंट चाहिए, हेल्प चाहिए, वो सुन लो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को यूजुअली किससे डिनोट करते हैं? अल्फा और बीटा से। तो आपको इनका रेशियो गिवन है, मतलब क्या गिवन है? अल्फा बाय बीटा। और कितना गिवन है रेशियो? 2:3। सो अल्फा बाय बीटा इज इक्वल्स टू 2/3। क्या पहली चीज क्लियर हो गई सबकी? और क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? अल्फा प्लस बीटा। सो ये भी लिख लो, अल्फा प्लस बीटा। और कितना गिवन है ये? 27। और क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में? इनका प्रोडक्ट, मतलब अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो आप सिंपली यहां पर से ना बीटा की वैल्यू निकाल लो। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 माइनस अल्फा। इस बीटा की वैल्यू को यहां पर बीटा की जगह पे रख दो। तो अल्फा अपॉन 27 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2/3। समझ में आया क्या सबको? क्या हुआ जीवन, बहुत हंसी आ रही है? सॉल्व कर जल्दी। किया क्रॉस मल्टीप्लाई? तो इधर पे क्या हो जाएगा? 3 अल्फा। इधर पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 27 माइनस अल्फा। ये हो जाएगा 3 अल्फा। 2 इंटू 27 कितना होता है? 54। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। याद रखुआ क्या? ओके, सो ये -2 अल्फा इधर पे चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू 54। सो 5 अल्फा इज इक्वल्स टू 54। सो अल्फा की वैल्यू आ रही है 54। यही आ रहा है क्या सबका? 54/5 अल्फा की वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा। नहीं, वो रेशियोज में है ना यार, ऐसे करके करना चाहिए था, वो ज्यादा आसान हो जाता। क्या 2x और 3x लेके वही आता? फिर भी तो वो करते तो फिर भी वही आता ना। 5x और x की वैल्यू ये सेम आता, उसको भी सॉल्व करते तो यही आता। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू मिल गया, बीटा निकालो। तो अल्फा की वैल्यू को यहां पर रख दो, बीटा मिल जाएगा। तो बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 27 माइनस 54/5। कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 5। ये मल्टीप्लाई होगा 27 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5 7 35 का 5 आ गया 3, 5 2 10, 10 प्लस 3 13, 135 माइनस 54 कितना होगा? 135 माइनस 54 81/5। ये आ गई बीटा की वैल्यू। ओके, अब आपको क्या चाहिए? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा आ गया 54/5, बीटा आ गया 81/5। मल्टीप्लाई कर दो। एक बार चेक कर दो इसका आंसर है क्या वैभवी तुम्हारे पास? सर ये पेपर में मिला था मुझे प्री बोर्ड के। ओके,
ये और किसी ने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, एक बार चेक करो। नहीं अभी सॉल्व किया क्या? सेम आ रहा है वैल्यू अल्फा बीटा का, तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो भी आएगा मल्टीप्लाई कर देना, वही फाइनल आंसर होगा। और कितने बच्चों को समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन? चलो एक बार मैं फिर से ब्रीफ करता हूं, सुन लेना, ठीक है। क्वेश्चन में ये लिखा था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जो जीरोस है, जीरोस को किससे डिनोट करते हैं हम? अल्फा और बीटा से। उनका रेशियो है 2:3, तो अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू 2/3, ऐसा क्वेश्चन में दिया था। और ये लिखा है उनके जीरोस का सम है 27, तो मैंने ले लिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 27। अब क्वेश्चन में उनका प्रोडक्ट निकालना था, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालना था। समझ में आया यहां तक? तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहां से बीटा की वैल्यू निकाल ली, जो कि आ जाएगी 27 माइनस अल्फा। अब इस बीटा की वैल्यू को यहां जो रेशियो में जो बीटा था उसकी जगह पे पुट कर दिया, तो ये अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू हो गई 27 माइनस अल्फा, दैट इज 2/3। अब यहां कर दिया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 3 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 3 अल्फा। ये पूरा टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो कितना आ जाएगा? 54, और ये क्या आ गया? -2 अल्फा। -2 अल्फा को मैंने इधर शिफ्ट किया, तो वो क्या हो जाएगा? +2 अल्फा। तो देखो 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? 54। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 54/5। ये मिला मुझे अल्फा। अब मुझे निकालना पड़ेगा बीटा, और फिर दोनों को मैं यहां पर पुट कर दूंगा। तो बीटा निकालने के लिए मैंने अल्फा की वैल्यू को इस जगह पे रखा, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 27 माइनस 54/5। फिर इन दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम लिया, तो एलसीएम आ गया 5, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, सिंप्लीफाई हुआ, फाइनली बीटा की वैल्यू आ गई 81/5। अल्फा और बीटा जो दोनों मिला, अब दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दैट्स इट, एज पर द क्वेश्चन यही उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में कोई प्रिंटिंग एरर होगा या डेटा चेंज होगा, तो मे बी सॉल्यूशन थोड़ा सिंपल आएगा। क्या ये क्लियर? हटा दो फिर इसको। नहीं, चांस कम है इस क्वेश्चन के आने का, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसको करो, आने का चांस ज्यादा है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। क्वेश्चन है 2 टैप्स रनिंग टुगेदर। मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, समझाएगा जीवन, ठीक है। सुनना ध्यान से। 2 taps running together can fill a tank. 2 taps running together can fill a tank in 3 1/13 mixed fraction है, 3 1/13 hours, 3 1/13 hours, full stop. If one tap takes 3 hours more than 3 hours more than the other, 3 hours more than the other to fill the tank, then how much time will each tap take to fill the tank? Then how much time will each tap take to fill the tank? Full stop. मेरे ख्याल से इसमें एक वर्ड और आना चाहिए था, सेपरेटली, ठीक है, वो वर्ड मिसिंग है, बट क्वेश्चन हाँ। कितने बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? ओके, तो तुम लोग जल्दी से स्टार्ट करो, और जो नहीं कर सकते, जिनको समझ में नहीं आया, जीवन समझाओ। चलो क्वेश्चन। 2 टैप है,
सुना सबने? 2 टैप है, तो 2 टैप है और एक टैंक है। ये 2 टैप है और एक टैंक है। चलो आगे बताओ। हाँ, तो ये दोनों टैप मिलके इस टैंक को कितने आवर्स में फिल कर रहे हैं? 3 इंटू 3 1/13 इंटू नहीं, वो मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में बदला जाएगा। 13 3 प्लस कितना हो जाएगा? ये 40/13। क्या ये आता है? अभी सीखा क्या? तो 14/13 आवर्स में ये दोनों मिलके इसको फिल करते। क्या ये क्लियर हो गया? ओके। अब एक और इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है कि एक टैप को दूसरे टैप से 3 घंटे कम लगते हैं या ज्यादा लगते हैं, ऐसा कुछ लिखा है। टेक्स मोर। तो एक टैप को दूसरे से 3 घंटे ज्यादा लगते। तो अगर मान लिया जाए इस वाले टैप को x आवर्स लगते अकेले फिल करने में, तो दूसरे वाले को लगेगा x + 3 आवर्स, 3 घंटे ज्यादा अगर ले रहे हो तो। ये समझ में आ गया? ओके। अब ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था और मैंने बताया जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आए, टैप टैंक हो गया या वर्क वाला क्वेश्चन हो गया, तो हम 1 आवर का कैलकुलेशन करते हैं हमेशा, ठीक है। 1 आवर में ये वाला टैप कितना पोर्शन फिल करेगा? तो आंसर है 1/x + 3। 1 आवर में ये वाला टैप कितना पोर्शन फिल करेगा? तो वो है 1/x। और 1 आवर में दोनों मिलके कितना पोर्शन फिल करेंगे? तो उसके लिए यहां पर किया जाता है प्लस, और जो दोनों को मिलके टोटल टाइम है उसका क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा? 13/40। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल प्लस इसका रेसिप्रोकल इक्वल टू टोटल जो टाइम लग रहा है उसका रेसिप्रोकल। यहां से बनेगी इक्वेशन। अब इसके बाद इसमें एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा? x + 3 × x, इधर पे ये जाएगा यहां पर, तो x प्लस ये इधर जाएगा यहां पर, तो क्या हो जाएगा? x + 3 दैट इज इक्वल टू 13/40। x + x कितना हो जाएगा? 2x + 3 डिवाइडेड बाय x + 3 × x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर जाएगा, ये वाला टर्म इधर जाएगा, तो 40 × 2x + 3 और इधर पे 13 × 13x × x + 3। 40 × 2 ये कितना हो जाएगा? 80x। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 120। 13x² + 39। चेक करो यहां तक समझ में आ रहा है क्या? तो 80x + 120 इज इक्वल टू 13x² + 39। अब ये दोनों टर्म को यहां पर भेज देते हैं, तो इधर पे बच जाएगा 0। 13x² + 39 - 80x - 120। तो फाइनली ये हो जाएगा 13x² - 80x, और ये आएगा माइनस, कितना आ जाएगा डिफरेंस? ये 81 आ रहा है आई थिंक, है ना। तो 13x² - 80x - 81 इज इक्वल टू 0। ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन आ रहा है, चेक करो तो। और किसी का आया है क्या? सेम आ रहा है? और किसी का आया? सेम आया? ओके। हाँ, ये गलती किया ना मैंने, मुझे इसीलिए डाउट हो रहा था कुछ गलती कर रहा हूँ। ये 13x जो है इससे मल्टीप्लाई इसके साथ, ये 39x होगा। करेक्शन कर लो, 39x, तो ये भी होगा 39x, तो यहां पर भी आएगा 39x। अब ये इक्वेशन में क्या क्या चेंज हो जाएगा? ये हो गया 0, ये आ गया 13x², ये डिफरेंस चेंज हो जाएगा। कितना आएगा ये डिफरेंस? -41x और -120। तो फाइनली ये आ रहा है। एक बार ये कंफर्म करो, आया क्या सबका? आ गया सबका? ये यहां तक हो गया क्या सबका? अब इसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है।
अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट एक ऑप्शन है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दूसरा ऑप्शन। मिडिल टर्म स्प्लिट में पहले से था ये वाला, ऑलरेडी इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ रहा है 39 इंटू 120 41 भी नहीं आ रहा मेरा। नहीं आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट वो नहीं आएगा जो लिखा है। तो पहले ना हमको क्या करना पड़ेगा पता है, ये वाला टर्म ए और सी का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो ए और सी का प्रोडक्ट कितना होगा, तो -120 इंटू 13 कितना होता है दोनों का प्रोडक्ट, तो ये आ गया 0, 13 2 26 का 6, ये आ गया 2, 13 1 13 प्लस 2 15, 1560 ये आएगा। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर, -1560। तो अब आपको मिडिल टर्म ऐसे स्प्लिट करना है कि 1560 आए, -1560 आए, और ये नेगेटिव दिया, मतलब एक नंबर नेगेटिव लेना है और दूसरा नंबर क्या लेना है, पॉजिटिव। तो एक तो नॉर्मल तरीका है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो और देखो कि कौन सा नंबर आ रहा है, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड जो मैं बोलता हूं कि ट्रायल एंड एरर मेथड, अंदाजा लगाओ। ठीक है, अब कैसे अंदाजा लगाना है उसका भी तरीका देखो। जैसे ये दो नंबर में स्प्लिट करना है तो एक नंबर अंदाजे से ले लो 50 -50, तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए कि डिफरेंस -41 आए, 9 होना चाहिए। समझ में आया ये चीज? तो अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 9 5 कितना हो गया 45, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है -540, ये रफ वर्क है ना पूरा, -540, और हमें चाहिए ये नंबर, तो उससे दूर है अभी तो बहुत। तो अगला नंबर क्या ले लेते हैं, मान लो यहां पर ले लेता हूं -60, तो ये नंबर क्या लेना पड़ेगा मुझे कि 41 आए, 19 लेना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो 19 6 कितना होता है, 19 6 114 होता है आई थिंक, तो ये आएगा 114 और ये 0। क्या ये क्लियर हो गया? स्टिल हम इससे दूर है। अगला नंबर क्या ले सकते हैं अब बताओ, -70 और ये हो गया 29, तो ये नंबर कितना आएगा, बड़ा आ जाएगा आई थिंक, ज्यादा बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी नंबर होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो -61 अगर लेता हूं एक तरफ तो दूसरी तरफ क्या लेना पड़ेगा 20। ठीक है, स्टिल ये जो है वो करेक्ट नहीं होगा। -62 लेता हूं तो अगला नंबर कितना लेना पड़ेगा 21। इसकी वंस डिजिट मल्टीप्लाई करके देख लो, जो कि 2 आ रहा है, तो ये नंबर भी इनवैलिड हो गया। -63 लेता हूं तो अगला नंबर क्या लेना पड़ेगा 22। वंस डिजिट मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है 6, लेकिन आना चाहिए 0, तो ये भी नहीं होगा। -64 इंटू 23 ले रहा हूं, वंस डिजिट मल्टीप्लाई करने पे आएगा 4 3 12 का 2, तो यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है। -65 इंटू 24 ले रहा हूं, ये हो सकता है क्योंकि 4 5 20, वंस डिजिट क्या आ रहा है इसका 0। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार, क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। आ रहा है यही? ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप ऐसे भी देख सकते हो, इसको लिख सकते हो -13 इंटू 5, 13 5 65 होता है ना, इंटू 4 24, तो -13 इंटू 24 5 कितना होता है 120। तो देखो इसमें स्प्लिट हो रहा है, तो ये थोड़ा बहुत रफ वर्क करना पड़ेगा अगर आप स्प्लिटिंग से जा रहे हो तो। ठीक है, तो फाइनली हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि किसमें स्प्लिट करना है। तो ये हो जाएगा 13x² -65x प्लस 24x प्लस -120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। फर्स्ट वाले पेयर से कॉमन निकलेगा 13x, यहां पर बच जाएगा x - 5। सेकेंड वाले पेयर से कॉमन निकलेगा +24, यहां पर बच जाएगा x - 5, दैट इज इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर बनेगा, एक हो जाएगा x - 5 वाला, दूसरा हो जाएगा 13x प्लस 24 वाला। x की दो वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू आ जाएगी 5, दूसरी वैल्यू आएगी -24/13। नेगेटिव को नहीं लेंगे, x इज इक्वल टू 5। तो उस स्टेप को 5 घंटे का समय लगेगा, तो दूसरे वाले को 3 घंटे ज्यादा, मतलब 8 घंटे का समय लगेगा। समझ में आया? कितने बच्चे स्टैंडर्ड लिए? स्टैंडर्ड उन बच्चों को ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल बनने चाहिए, 100% बता रहा हूं मैं, मेरे से बना है, मेरे से बनाएगा। ठीक है, गुड। सर गलत है, हाँ
स्टैंडर्ड, ओके। तो स्टैंडर्ड वाले बच्चों को ये टैप और टैंक वाले क्वेश्चन जितने भी मिले प्रैक्टिस कर लो, आरडी में होंगे, अलग अलग बुक्स में मिल जाएंगे, कर लेना, ठीक है। और कुछ डाउट्स है किसी के? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर क्या लिखा है नीचे देखो तो, क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। किसका है क्वेश्चन? 2 डिजिट नंबर वाला, ये वाला कौन सा है? 6, ये वाला क्वेश्चन, ओके। चलो इधर पे एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लेना सारे बच्चे। A 2-digit number is 4 more than 6 times the sum of its digits. तो ये पहली लाइन कितने बच्चों को समझ में आ गई? ये क्वेश्चन पढ़ और समझाना, आ गया समझ में? A 2-digit number is 4 more than 6 times the sum of its digit. तो एक 2 डिजिट नंबर है, तो जब भी 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन होता है तो 1s डिजिट को क्या ले लो? x, 10s डिजिट को क्या ले लो? y। तो वो जो नंबर होगा तो वो नंबर क्या होगा? 1s डिजिट x और 10s डिजिट y है, तो नंबर विल बी 10y प्लस x। ये समझ में आया? ये पिछले बार भी मैं समझाया था, पिछली क्लास में किसी ने पूछा था ये कैसे आया? किसने पूछा था? तूने ही पूछा था। सुन इधर पे, अगर मान ले नंबर है 57, याद आया? तो ये 10th डिजिट है, तो उसको क्या लिखते हैं? 5 इंटू 10th डिजिट, 5 इंटू 10th डिजिट प्लस 1st डिजिट, इस तरीके से बनता है नंबर। तो यहां पर जो नंबर है उसके लिए हमने डिजिट x और y लिए हैं, तो क्या हो जाएगा? y और इंटू 10 प्लस x, तो ये नंबर होगा। क्लियर हो गया ये चीज? अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? A 2-digit number is 4 more than 6 times the sum of digits. तो ये जो नंबर है 10y plus x, it is sum of digits का मतलब क्या होगा यहाँ पर? x plus y, ये digits का सम हो गया। 6 टाइम्स, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से, ठीक है। तो ये हो गया ये नंबर है is 4 more than 6 times the digit, तो यहां पर क्या आ जाएगा? +4। क्या ये समझ में आया क्या किया मैंने? 2 डिजिट नंबर इज 4 मोर देन होता है तो क्या करते हैं? प्लस 6 टाइम्स, टाइम्स मतलब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। किसके टाइम्स है? सम ऑफ द डिजिट्स, इसलिए क्या हो गया? x प्लस वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 6y प्लस 4। क्या ये क्लियर? सिंप्लीफाई कर लो ये दोनों टर्म्स को, इवन इन दोनों टर्म्स को उधर भेज देते, नहीं इन दोनों को यहां पर भेजते, ये वाली टर्म इधर, ये वाली टर्म इधर। तो 10y प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 4। तो ये कितना हो जाएगा? x और माइनस 6x मतलब ये आ जाएगा माइनस 5x। 10y और माइनस 6y मतलब क्या हो जाएगा? प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया क्या ये? सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या लिखा है? इफ 18 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर the digits are reversed, find the number। सेकेंड लाइन का मतलब अगर एक्चुअल नंबर से 18 सब्सट्रैक्ट कर दे तो वो जो नंबर है वो रिवर्स हो जाएगा। तो वो नंबर क्या था? 10y प्लस एक्स था, उसमें अगर मैं 18 सब्सट्रैक्ट करूं मतलब माइनस 18 करूं तो नंबर के डिजिट रिवर्स हो गए। तो अब वो नंबर क्या बन गया? 10x प्लस y बन गया। समझ में आई ये चीज? यहां से बन जाएगा सेकेंड इक्वेशन। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, मिल जाएगा x और y। जल्दी पूछो, दूसरी क्लास है फिर। हाँ ये जो मैंने शीट दिया था ना 2-3 दिन पहले, अच्छा ये वाला क्वेश्चन किया कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन केस स्टडी वाला, हाँ क्योंकि इसमें हमारी फोटो लगी इसलिए दे सकते।
मेरी लगी है ना तो कौन सा पूछा क्वेश्चन नंबर? टू डिजिट नंबर वाला एज प्रॉब्लम, उसका क्वेश्चन नंबर 2। एक सेकेंड यहीं पर है, मैं बता देता हूँ। अच्छा ये वाला पास कर देना। एक मिनट, एज वाला क्वेश्चन मुझसे और भी कोई पूछ रहा था, एज वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया तो एक बार देख लो इधर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो जल्दी से ना। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? अ मैन्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 sons। जस्ट अ सेकेंड, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली लाइन समझ में आई क्या? अ मैन्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons। तो मान लेते हैं वो जो मैन है उसकी एज है x ईयर्स। तने चुप रहे बिल्कुल। मान लेते हैं वो जो मैन है उसकी एज है x ईयर्स, और जो उसके 2 बेटे हैं उनकी एज का सम को ले लेते हैं y ईयर्स। ठीक है, उन दोनों बेटों की एज का सम हो गया y ईयर्स। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी? मैन की एज क्या है? 3 times सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 sons। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 3y। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब आगे लिखा है आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 sons। 5 साल बाद, अगर आज उसकी एज x है तो 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी? कितनी होगी? x + 5। और 5 साल के बाद उसके बेटों की एज का सम कितना होगा? आंसर होगा y + 10। क्योंकि उसके 2 बेटे हैं तो दोनों की एज 5-5 साल बढ़ जाएगी, इसलिए टोटल जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? y + 10। तो 5 साल के बाद उसकी जो एज है वो बेटों की एज का सम का कितना हो रहा है? ट्वाइस हो रहा है। मतलब सेकेंड इक्वेशन के लिए x + 5 इज इक्वल टू 2 times y + 10 बनेगा। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब आपको क्या करना है? फाइंड द एज ऑफ द मैन। तो आपको यहां पर x की वैल्यू निकालना है। तो सब्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप सीधे सीधे x की जगह पे क्या पुट कर दो? 3y। तो 3y + 5 इज इक्वल्स टू 2y + 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2y इधर गया तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 15। y की वैल्यू यहां पर पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी 45। ये हो गया फाइनल आंसर। दैट्स इट। क्या ये क्लियर सबको? ठीक है, ऑल द बेस्ट। कल सुबह 9 बजे मिलते हैं फिर। हाँ संडे को रिलैक्स